पटना में बापू टावर के पास। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ बापू टावर से संबंधित कि आप टिकट कैसे लेंगे, कैसे आप लिफ्ट पे चढ़ेंगे, A to Z इसमें जो सारी फैसिलिटीज़ है A to Z करें आपको बताने वाले हैं बापू टावर के अंदर में। चलिए तो आपको अंदर से चलते हैं, टिकट कैसे लेना है सबको आपको बताते हैं 1 by 1। वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर पे। आप देख सकते हैं कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी तथा दर्शक के सभी संस्थागत समूह को निःशुल्क है। दिव्यांग, वृद्धजन और 70 वर्ष से ऊपर के निःशुल्क है, और वयस्क और 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को यहाँ पे 50 रुपये लगेगा पर्सन, और बच्चे यानी 5 से 12 वर्ष के बच्चों को 10 रुपये लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पर टिकट खरीदते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टिकट ले चुके हैं, और चलिए आपको घुमाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टिकट काउंटर के बगल में ही पार्किंग भी है। अरे छोटा बाबू बोले ना, तो दोस्तों फाइनली हम लोग टिकट करा करके यहाँ पे बापू टावर के अंदर आ चुके हैं। अब हम आपको इसके अंदर में चलते हैं, जो कुछ भी यहाँ पे देखने वाला है सारा चीज़ आपको हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं बापू टावर के अंदर में। तो हम अंदर आ चुके हैं। जैसा आप एंट्री करेंगे तो उसकी जस्ट राइट साइड में और यहीं से हम व्यू नज़ारा देखते हुए चलेंगे। आपको 5 मिनट पर क्लिक करना है, क्योंकि सबसे जो टॉप फ्लोर है, सबसे टॉप फ्लोर पर जाना है। देखिए हम लोग ऊपर जाने लगे हैं लिफ्ट पे, और देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा व्यू नज़र यहाँ से आ रहा है। लिफ्ट में चढ़ करके काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। देखिए पटना का ये नज़ारा देखिए, काफ़ी खूबसूरत आनंदमय है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, तो आ गए 5वां तल पे, 5th फ्लोर पे हम आ चुके हैं। तो चलिए 1 by 1 हम यहाँ पे देखते
के नेतृत्व में चलाए गए अनुकरणीय आंदोलनों के माध्यम से बताई गई है। उनके आरंभिक जीवन के विषय में बहुत कम चर्चा हुई है, जो गुजरात में अरब सागर के तट पर एक छोटे से शहर पोरबंदर में शुरू हुआ था। पोरबंदर गांधी जी की शुरुआती वर्षों का शहर था, जिसे उन्होंने किताबों, संगीत और पूजा से खेल संस्कृति में रचे बसे अपने पारिवारिक प्रवास में बिताया था। इसके बाद गांधी जी परिवार, इसके बाद देखिए यहाँ पे 3D डिस्प्ले होता हुआ, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से किशोरावस्था में बड़ी सेहत के कारण गांधी जी मांसाहार करना, सिगरेट पीना, चोरी करना और माता पिता से झूठ बोलना सीखे थे। वही अंग्रेज भाषा देखिए विलायती जीवन की शुरुआत विक्टोरिया होटल देखिए यहाँ पे शीशा लगा हुआ है। इसके साथ ही ये इनर टेम्पल है, इनर टेम्पल यानी कि अदालत है। इसके बाद इसमें देखिए फिरोज शाह मेहता अध्यक्षता में बम्बई में जहांगीर पेटिट के घर में गांधी जी का स्वागत समारोह 12 जनवरी और चलिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीय, देखिए किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भारतीय की जीवन शैली को यहाँ पे दर्शाया गया है। दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार से भारतीय जीवन को दर्शाया गया है। उसके बाद ये वीडियो फर्स्ट क्लास के लिए वही जगह पर है जहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जब गए थे दक्षिण अफ्रीका में, तो उनको फर्स्ट क्लास से उनको बाहर धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे 3D इमेज के माध्यम से दिखाया जा रहा है। हालांकि उनके पास टिकट भी थी, उसके बावजूद उनको ट्रेन से इस प्रकार से बाहर फेंक दिया गया था और फिर उनसे मुकदमा चला था। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति किस प्रकार से यहाँ जो यहाँ पे दिखाया गया है 1358, 1359, 1360। निचार में एक भारतीय परिवार का यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। भारतीय श्रमिकिया मजदूर द्वारा निर्मित एक मंदिर जो कि बनाया गया था दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद देखिए गांधी जी दाहिने तरफ से खड़े हुए हैं। इंडियन कांग्रेस के सब संस्थापकों के साथ वर्ष 1985। उदय भेदभाव और रंग द्वेष के जो कड़वे अनुभव महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में हुए थे, वो आगे चलकर उनके जीवन उद्देश्य का मूलाधार बने। अपने साथ हुए अपमानों से उभरकर उन्होंने वहां के भारतीयों को पीड़ा से अवगत कराया, जो दशकों से नस्लवाद से जूझ रहे थे। वर्षों की वकालत, अहिंसा तथा शाकाहार के प्रयोग और टॉलस्टॉय जैसे महानुभावों से हुए संवाद ने भी बापू के मन में सत्याग्रह की सोच को सींचा। (1893) में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका आए और अगले एक दशक तक वकील और स्वयंसेवी के रूप में उन्होंने वहां कार्य किया। सिर्फ इन कार्यों के आधार पर
वहां के असंख्य भारतीयों की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाना लगभग असंभव था। इसीलिए वर्ष 1903 में उन्होंने अपने वकील मित्र हेनरी पोलक तथा पत्रकार अल्बर्ट वेस्ट की सहायता से एक अखबार इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। इस अखबार का उद्देश्य लोगों को अपने मौलिक अधिकारों से अवगत कराना और उन पर हुए अत्याचारों को सरकार तक पहुंचाना था। वर्ष 1904 में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन को सहकारी आधार पर चलाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने नगर से दूर एक फार्म खरीदा जो आगे चलकर फिनिक्स सेटलमेंट कहलाया। केवल एक महीने में गांधी जी ने अपने समर्थकों की सहायता से प्रिंटिंग प्रेस को फिनिक्स में स्थानांतरित कर दिया, जहां प्रेस कर्मचारी संयमित जीवन व्यतीत करते हुए अखबार छापने का कार्य करते। साथ ही वे खेती करके अपने लिए अनाज भी उगाते, जिससे इंडियन ओपिनियन को चलाने वाले खर्च में भारी कमी आने लगी। बापू की यह अनोखी पहल सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता का श्रेष्ठ प्रमाण थी, जहां यूरोपीय एवं भारतीय मूल के लोगों ने आपसी सहिष्णुता, समर्पण और भाईचारे की नई मिसाल कायम की। फिनिक्स से ही विश्व के पहले सत्याग्रह का उदय हुआ, जब सैकड़ों भारतीयों ने एशियाटिक अमेंडमेंट एक्ट नामक काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित हरमन कालेनबाख ने उनके नस्लवाद के विरोध का समर्थन करते हुए जोहानिसबर्ग की अपनी 1100 एकड़ की भूमि समर्पित कर दी। इस भूमि पर वर्ष 1910 में महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। टॉलस्टॉय आश्रम में सभी सत्याग्रहियों के साझा आवास के लिए 2 इमारतें बनाई गई थी, एक पुरुषों के लिए और दूसरी महिलाएं और बच्चों के लिए। खेती के लिए एक बड़ा भूभाग निर्धारित किया गया, जिसके साथ एक विद्यालय और सुधारी तथा जूते बनाने जैसे कौशल सीखने के लिए एक कार्यशाला निर्मित की गई। टॉलस्टॉय आश्रम में सत्याग्रही एक अनुशासनपूर्ण दिनचर्या का पालन करते थे, ताकि उनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति अलगाव उत्पन्न हो सके। सामुदायिक जीवन के महिलाओं पर पड़े प्रभाव का चमकता उदाहरण वर्ष 1913 में उभरा, जब सरकार ने भारतीय परंपरा से हुए विवाहों को अमान्य घोषित कर दिया था। टॉलस्टॉय से कस्तूरबा गांधी और फिनिक्स से बापू के सहयोगी थम्बी नायडू की पत्नी वीरामन नायडू के नेतृत्व में इन महिलाओं ने न केवल इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि ट्रांसवाल के हजारों श्रमिकों को पोल टैक्स के प्रति जागरूक कर उन्हें भी सत्याग्रह से जोड़ा। देखते ही देखते 20,000 से अधिक सत्याग्रही इस अभियान से जुड़ गए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई और पहली बार अहंकारी सरकार को सत्याग्रह की शक्ति का एहसास हुआ। मजबूर होकर सरकार ने इन अमानवीय कानूनों पर एक जांच समिति का गठन किया, जिसके फलस्वरूप दशकों से अन्याय और अपमान झेल रहे भारतीय सही मायनों में दमन से मुक्त हुए। 8 वर्षों तक चलने वाला ट्रांसवाल सत्याग्रह औपनिवेशिक दमन के जवाब में सत्य और अहिंसा का वो प्रभावशाली शस्त्र था, जिससे आने वाले समय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा प्रदान की। इस सत्याग्रह